हेलो स्टूडेंट्स। हम आज जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो टॉपिक है ऊष्मा के स्थानांतरण की विधियां और मेथड ऑफ द ट्रांसफर ऑफ द हीट। तो हम टॉपिक शुरू करते हैं। ऊष्मा के स्थानांतरण की विधियां। और मेथड्स। ऊष्मा को समझना और उसके ट्रांसफर को समझना एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, क्योंकि ये सिर्फ एक फिजिक्स से जुड़ा हुआ टॉपिक नहीं है। हालांकि एक फिजिक्स का टॉपिक है, परंतु ज्योग्राफी में इसका एक महत्वपूर्ण स्थान है। क्यों इसका महत्वपूर्ण स्थान है? क्योंकि हम क्लाइमेटोलॉजी पढ़ते हैं। क्लाइमेटोलॉजी ज्योग्राफी में पढ़ना और समझना, उसको अंडरस्टैंड करना, सब कुछ उसका डिपेंड करता है ऊष्मा पर। ऊष्मा का ही ट्रांसफर होता है या हीट का ट्रांसफर होता है एक स्थान से दूसरे स्थान तक, और वही क्या है, पूरी क्लाइमेटोलॉजी है। तो ऊष्मा को जब तक हम नहीं समझेंगे प्रॉपरली, ऊष्मा को नहीं अंडरस्टैंड करेंगे, तो हमारे लिए क्लाइमेटोलॉजी को उतना क्लियर कर समझना मुश्किल होगा। और हम अगर क्लाइमेटोलॉजी को उतना अच्छे से समझेंगे नहीं, तो हमारे लिए ज्योग्राफी को समझना मुश्किल होगा। तो हम पहले देखते हैं ऊष्मा क्या होती है, सॉरी, ऊष्मा का ट्रांसफर किस तरीके से होता है या ऊष्मा का स्थानांतरण किस तरीके से होता है। तो ऊष्मा के स्थानांतरण की 4 विधियां हैं जो हम जनरली फिजिक्स में पढ़ते हैं, जो महत्वपूर्ण विधियां हैं। पहली विधि है विकिरण। विकिरण, इसको इंग्लिश में बोलते हैं रेडिएशन। तो जैसे आपने कई बार नाम सुना होगा रेडिएशन का, शॉर्ट वेव रेडिएशन एंड लॉन्ग वेव रेडिएशन, जो आप आगे चल के पढ़ेंगे। दूसरा विधि है चालन। तो चालन आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा। हम अभी आपको इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। कंडक्शन। तीसरी विधि है संवहन। इसको भी हम डिटेल में समझेंगे। इसको बोलते हैं कन्वेक्शन। इसका बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है इन सबका, और इनके कई अनुप्रयोग हैं जिनको आप आगे देख पाएंगे पूरा जब ज्योग्राफी का क्लाइमेटोलॉजी टॉपिक पढ़ेंगे। चौथी विधि है अभिवहन। इसको बोलते हैं एडवेक्शन। तो 4 विधियां हैं: विकिरण, चालन, संवहन और अभिवहन। अब देखते हैं कि विकिरण क्या होता है या विकिरण के माध्यम से ऊष्मा का स्थानांतरण किस प्रकार से होता है। तो विकिरण में जब ऊष्मा का स्थानांतरण, सिंपल समझेंगे, जब ऊष्मा का स्थानांतरण कणों के विस्थापन अर्थात नो मूवमेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल्स, और कणों का विस्थापन नहीं होता है, या जब कणों के विस्थापन के अनुपस्थिति में तरंगों के माध्यम से ऊष्मा का स्थानांतरण एक स्थान से दूसरे स्थान तक होता है, तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, विकिरण कहते हैं। इसी को लिख लेंगे। जब ऊष्मा का स्थानांतरण कणों के विस्थापन की अनुपस्थिति में वैद्युत चुंबकीय सॉरी तरंगों इसको इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रो मैग्नेटिक वेव्स के रूप में होता है। तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे विकिरण कहते हैं।
यहाँ पे क्या है, तरंग। तरंग एक बहुत महत्वपूर्ण शब्द है। तरंग क्या होती है, सिंपल आप समझेंगे, ज्यादा डिटेल में समझ, ज्यादा गंभीरता में नहीं जाना है। तरंग सिंपल है कि कणों का विस्थापन की अनुपस्थिति, कणों की विस्थापन की अनुपस्थिति और, ठीक है ना, कणों के विस्थापन की अनुपस्थिति रहेगी, और कणों में दोलन, कणों में दोलन के कारण ऊर्जा का स्थानांतरण। तो तरंग क्या होती है, दो बातें समझनी है सिर्फ तरंग को समझने के लिए, कि यहाँ पर कणों का कोई विस्थापन नहीं होगा, और जो ऊर्जा का स्थानांतरण होगा या ट्रांसफर होगा वो कणों के दोलन के कारण होगा। दोलन मतलब ऑसिलेशन, मतलब जैसे लाइक झूला झूलना टाइप है, तो कण वहीं पर रहेंगे और उनका क्या होगा, दोलन होगा, कणों के बीच में दोलन की गति होगी। इस कारण क्या होगा, ऊर्जा एक स्थान से दूसरे स्थान तक ट्रांसफर कर जाएगी। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई। अब देखिए, ऊर्जा का हमारा स्रोत क्या है, सूर्य। सूर्य क्या है, ऊर्जा का स्रोत है, किसके लिए, हमारे पूरे जो हमारा सौर परिवार है उसके लिए। तो सूर्य, सूर्य में ऊर्जा कहां से आती है, जब दो छोटे परमाणु या एलिमेंट मिलकर के एक बड़ा एलिमेंट बनाते हैं। ठीक है, और इसके लिए क्या चाहिए होता है, इसके लिए एक प्रक्रिया होती है जिसको बोलते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन। न्यूक्लियर फ्यूजन की वजह से दो छोटे परमाणु मिलकर के बड़ा परमाणु बनाते हैं, और इस प्रक्रिया में क्या होती है, ऊर्जा का निष्कासन होता है। और ये ऊर्जा क्या होती है, यही ऊर्जा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के फॉर्म में, के रूप में पृथ्वी तक पहुंचती है। तो ये क्या हो जाती है, तो इसी प्रक्रिया को या इसी ऊर्जा का जो फॉर्म हमारे तक पहुंचता है, इसी को हम क्या बोलते हैं, रेडिएशन। तो विकिरण क्या है, सिंपल शब्दों में समझेंगे अगर आप, तो रेडिएशन कुछ नहीं है, कणों के विस्थापन की अनुपाति में सूर्य की प्रकाश ऊर्जा का विद्युत तरंगों की, विद्युत चुंबकीय तरंगों के माध्यम से पृथ्वी तक पहुंचना रेडिएशन कहलाता है। और जो ये रेडिएशन होगा, ये जो ऊष्मा निकलेगी, ये किस फॉर्म में निकलेगी, शॉर्ट वेव रेडिएशन, शॉर्ट वेव रेडिएशन। देखिए आप ये टर्म हर जगह सुनते होंगे, शॉर्ट वेव रेडिएशन एंड लॉन्ग वेव रेडिएशन। शॉर्ट वेव रेडिएशन को हिंदी में क्या बोलेंगे, लघु तरंग, लघु तरंग विकिरण। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा कि ऊष्मा का स्थानांतरण का एक तरीका है विकिरण। विकिरण में क्या होता है, ऊष्मा का स्थानांतरण कणों के विस्थापन की अनुपस्थिति में विद्युत चुम्बकीय तरंगों के रूप में होता है, उसे क्या कहते हैं, विकिरण कहते हैं। ठीक है ना, तो जो सूर्य की ऊष्मा होती है, सूर्य से ऊष्मा किस फॉर्म में निकलती है, या सूर्य की ऊर्जा हमको किस फॉर्म में मिलती है, सूर्य में ऊर्जा कैसे बनती है, पहला तो पॉइंट ये समझना है, जब छोटे परमाणु मिलकर के न्यूक्लियर फ्यूजन की प्रक्रिया के द्वारा एक बड़ा परमाणु बनाते हैं जिसे हीलियम कहते हैं, इसी प्रक्रिया में ऊर्जा का निर्माण होता है, वही ऊर्जा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के रूप में पृथ्वी तक पहुंचती है, उसे क्या कहेंगे, रेडिएशन। और ये जो ऊर्जा पहुंचेगी पृथ्वी तक, ये किस फॉर्म में पहुंचेगी, शॉर्ट वेव रेडिएशन के फॉर्म में। शॉर्ट वेव रेडिएशन मतलब लघु तरंग विकिरण। तो ये एक हो गया तरीका ऊष्मा के स्थानांतरण का। अब दूसरा तरीका देखेंगे हम क्या होता है, उसको बोलते हैं चालन। चालन में भी क्या है, एक समानता आपको दिखाई देगी, यहां पर भी क्या रहेगा, कणों का विस्थापन अनुपस्थित है, कणों के विस्थापन की अनुपस्थिति में, ठीक है ना, संपर्क विधि, किसकी,
कणों की संपर्क विधि, कणों की संपर्क विधि, इसको बोलते हैं कांटेक्ट मेथड के द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण क्या कहलाता है, चालन कहलाता है। तो यहां पर आपने एक चीज नोटिस की कि कणों का यहां पर भी विस्थापन नहीं हो रहा है, परंतु यहां पर क्या है, संपर्क विधि, यहां पर रेडिएशन या तरंग नहीं इस्तेमाल हो रही है, तरंग के द्वारा ऊर्जा का स्थानांतरण नहीं हो रहा है, किसके द्वारा हो रहा है, संपर्क विधि के द्वारा ऊष्मा का क्या हो रहा है, स्थानांतरण हो रहा है। अब इसका एग्जाम्पल देखेंगे, अगर आप समझेंगे तो आप एक लोहे की छड़, लोहे की छड़ लें और उसको क्या करें, एक साइड का उसको ऊष्मा के द्वारा गर्म करना या उसको आग में गर्म करना शुरू करें एक सिरा। अगर आप इसको एक सिरा जो है गर्म करना शुरू करेंगे तो कुछ समय बाद आपको जो है दूसरा सिरा भी गर्म महसूस होगा। तो आपने देखा कि इस सिरे को अगर हम गर्म कर रहे हैं तो धीरे धीरे ऊष्मा अपने इसी से संपर्क होने की वजह से क्या होगी, दूसरा सिरा भी कुछ समय बाद गर्म हो जाएगा। घर में अगर आप देखते हैं तो चिमटे से आप रोटियां पकाते हैं तो चिमटा जो आग की तरफ रहता है वो ज्यादा गर्म होगा, परंतु धीरे धीरे जब ज्यादा देर तक चिमटा आग के लो में रहेगा तो क्या होगा, पीछे का साइड भी उसका गर्म होने लगता है। तो इसी मेथड को क्या कहेंगे, इसमें क्या है कि कण एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, संपर्क में है और एक कण दूसरे कण तक अपनी ऊर्जा का ट्रांसफर धीरे धीरे कर रहा है। तो एक छड़ से दूसरे, एक सिरे से दूसरे सिरे तक ऊर्जा का क्या हो रहा है, स्थानांतरण हो रहा है। इसको क्या बोलते हैं, ऊर्जा का स्थानांतरण संपर्क विधि के द्वारा, कांटेक्ट मेथड के द्वारा। परंतु कणों का विस्थापन, यहाँ पर कोई कण का विस्थापन नहीं हो रहा है, जैसे कि विकर्ण में हो रहा था, उसी तरीके विकर्ण में नहीं हो रहा था। परंतु यहाँ पर आप देखेंगे कोई किसी तरंग का भी प्रयोग नहीं हो रहा है। जिस तरीके से विकर्ण में ऊर्जा का स्थानांतरण क्या होगा, एक तरंग के माध्यम से हो रहा था, यहाँ पर क्या है, कणों का आपस में मिले होने के कारण या जुड़े होने के कारण ऊर्जा का स्थानांतरण या ऊष्मा का स्थानांतरण एक शरीर से दूसरे तरफ तक हो रहा है। इसी को बोलते हैं चालन। आप अगर वायुमंडल के संदर्भ में देखेंगे, वायुमंडल, वायुमंडल में आप इस प्रक्रिया को कैसे नोटिस कर सकते हैं, वो जो पृथ्वी के नीचे की सतह है, ये पृथ्वी की सतह है, तो यहां से जो 2-4 मीटर तक की जो दूरी है, तो इससे वायुमंडल पृथ्वी की सतह से जुड़ा रहेगा। मान लो ये गर्म है या ठंडी है, कैसी भी है, अगर गर्म होगी तो वायुमंडल गर्म हो जाएगा, अगर ठंडी होगी तो ये वायु जो होगी यहाँ तक की क्या हो जाएगी, ठंडी हो जाएगी। तो यहाँ पे ऊष्मा का स्थानांतरण किस तरीके से हो रहा है, कांटेक्ट मेथड के द्वारा। परंतु ये क्या है, ऊष्मा का बहुत ही सुचारू मेथड नहीं है, खास करके वायुमंडल के संदर्भ में या हमारी क्लाइमेटोलॉजी के संदर्भ में। इसमें ऊर्जा का जो स्थानांतरण होगा या ऊष्मा का जो स्थानांतरण होगा वो कुछ मीटर या कुछ फीट तक ही रहेगा, परंतु ऊष्मा का एक भाग इसके द्वारा भी वायुमंडल में स्थानांतरित होता है। तो इसलिए इसको समझना जरूरी है। क्या है इसमें, सिंपल है, कणों के विस्थापन के अनुपस्थिति में होगा और क्या होगा, संपर्क विधि या कांटेक्ट मेथड। ये कांटेक्ट मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी भी क्वेश्चन आएगा तो कांटेक्ट मेथड एक वर्ड उसमें जोड़ दिया जाएगा। और जब इस विधि के द्वारा, कांटेक्ट मेथड के द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण होता है तो उस विधि को क्या कहते हैं, चालन कहते हैं। आपको दो एग्जांपल है, लोहे की छड़ एक तरफ गर्म करेंगे, दूसरे साइड में भी आपको गर्म महसूस होगी कुछ समय बाद। वायुमंडल के संदर्भ में देखेंगे तो पृथ्वी की सतह अगर ठंडी होगी तो वायु की जो नीचे की सतह है वो भी क्या है, उसके संपर्क में आने से ठंडी हो जाएंगी। अगर गर्म होगी तो वायु की निचली सतह, वायु की निचली सतह भी आपको गर्म होने, गर्म हो जाएंगी समय के साथ। तीसरा जो मेथड है वो क्या है, वो है संवहन। संवहन क्या होता है, कन्वेक्शन। कन्वेक्शन, तो जैसे हमने दो पुरानी विधियां देखी हैं, जो हमें पहले की दो विधियां देखी, उसमें हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज नोटिस की थी, क्या, कणों के विस्थापन की अनुपस्थिति। परंतु यहां पर क्या है, कणों के विस्थापन, कणों का विस्थापन के द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण। परंतु ये कणों का विस्थापन होगा वो किस तरीके से होगा, ये
इसकी दिशा देखनी है, तो इसकी दिशा कैसी होगी, ऊर्ध्वाधर दिशा, ऊर्ध्वाधर दिशा। इसी को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, वर्टिकल। तो जब कणों का विस्थापन किस दिशा में होगा, ऊर्ध्वाधर दिशा में होगा, और उससे ऊष्मा का जो स्थानांतरण होगा उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे संवहन। तो सिंपल है, पहले की दो विधियों में क्या होगा, कणों का विस्थापन की अनुपस्थिति होगी, ठीक है। इस विधि में क्या होगा, कणों का विस्थापन के द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण होगा। बट कणों का स्थानांतरण किस तरीके से होगा, ऊर्ध्वाधर दिशा में होगा, मतलब नीचे से ऊपर, या तो ऊष्मा का स्थानांतरण हो या ऊपर से नीचे की तरफ ऊष्मा का स्थानांतरण आए, ठीक है ना। तो इस विधि को क्या बोलेंगे, संवहन। अब इसका अगर हम उदाहरण देखेंगे तो सबसे कॉमन उदाहरण आप देखते होंगे, जब पानी गर्म करते आप हैं, किसी बर्तन में पानी गर्म करिए आप, आपने इसे बर्तन बनाया, इसके अंदर क्या है, पानी हमने भरा हुआ है। तो आप नोटिस करेंगे कि जब नीचे के जो पानी की सतह है, जब ये गर्म होगी तो यही बुलबुले ऊपर उठ करके क्या करेंगे, ऊपर आना शुरू कर देंगे। तो क्या होंगे, ये गर्म हो गए हैं या इनको ऊष्मा मिल गई है, ये ऊपर आ गए हैं। ये नीचे जो ऊपर के बुलबुले होंगे, जो ठंडी सतह होगी, वो नीचे जाना शुरू कर देंगे, क्योंकि जब नीचे ले आएंगे उसको स्थापन करने के लिए भारी होंगे, नीचे आएंगे, फिर गर्म होते जाएंगे, ये ऊपर होते जाएंगे और ऊपर वाले बुलबुले नीचे आते जाएंगे। इस तरीके ऊष्मा का स्थानांतरण हो रहा है। और आप यहाँ पर देख रहे होंगे, नोटिस कर रहे होंगे कि कणों का क्या हो रहा है, विस्थापन हो रहा है, परंतु किस दिशा में हो रहा है, ऊर्ध्वाधर दिशा में। या तो ऊपर जा रहे हैं कण, या तो पानी के कण क्या हो रहे हैं, नीचे आ रहे हैं। तो इस विधि को आप समझ सकते हैं, बहुत सिंपल है, कोई ज्यादा फोकस नहीं, ज्यादा परेशान नहीं होना है। कणों का विस्थापन जब ऊर्ध्वाधर दिशा में होगा, उसके द्वारा जो ऊष्मा का स्थानांतरण होगा उसको क्या कहेंगे, संवहन, ठीक है। वायुमंडल के संदर्भ में अगर हम देखेंगे तो हमको किस तरीके से दिखाई देगा, वायुमंडल का संदर्भ में तो हम देखते हैं कि विषुवत रेखी क्षेत्र में, विषुवत रेखी क्षेत्र में संवहनी वर्षा, यहां पर क्या रहता है, टेम्परेचर ज्यादा रहता है। टेम्परेचर ज्यादा रहता है तो पानी जो वायु की सतह होगी समुद्र के पास में, वो एकदम से गर्म होगी, और ये क्या, वाष्प के फॉर्म में सीधे ऊपर जाएगी, और यहाँ से क्या होगा, ऊर्जा का स्थानांतरण ऊपर की तरफ होगा। और यही जो वाष्प है संघनित होकर के क्या हो जाएगी, संघनित होगी, और संघनित होकर के नीचे गिरेगी पानी वर्षा के रूप में। तो ये जो संवहनी वर्षा है, या विषुवत क्षेत्र में, या जिन जिन क्षेत्रों में संवहनी वर्षा होती है, वो किस तरीके के ऊष्मा के स्थानांतरण का तरीका है, संवहनी ऊष्मा के स्थानांतरण की एक विधि है, ठीक है। तो वायुमंडल के संदर्भ में आपको तीसरा तरीका मिल गया। अब चौथा तरीका देखेंगे, कौन सा है, अभिवहन। इसी को क्या बोलते हैं, एडवेक्शन। एडवेक्शन में क्या होगा, सेम ही रहेगा, कणों का विस्थापन, कणों का विस्थापन यहां पर भी होगा। बड़ी जो कणों का विस्थापन होगा किस तरीके से होगा, यहां पर होगा क्षैतिज तल में, क्षैतिज तल या दिशा, ठीक है ना, ओरिजोनटल। तो कणों का विस्थापन क्षैतिज तल में हो, उसके द्वारा क्या हो, ऊर्जा या ऊष्मा का स्थानांतरण। इसको क्या कहेंगे, इस विधि को क्या कहेंगे, अभिवहन। इसमें सिंपल आप एग्जांपल ये ले सकते हैं कि आप घर में कूलर चलाइए, आपके ऊपर की सतह कैसी है, गर्म है, कूलर में हवा कैसी आएगी, ठंडी। और जब इसमें आप कूलर की हवा ठंडी आएगी, तो यहाँ पर कूलर रखा हुआ है, तो ये क्या करेगी, यहाँ पर की वायुमंडल को भी ठंडा कर देगी। तो ये क्या है, ठंडी, ये क्या है, गर्म। जब कूलर की हवा आएगी तो क्या कर देगी, इस जगह को भी ठंडी कर देगी, और इस हवा को क्या कर देगी, प्रतिस्थापित कर देगी, ठंडी हवा से गर्म हवा को, गर्म सतह को या गर्म वायुमंडल को प्रतिस्थापित कर देगी, और ऊर्जा का स्थानांतरण यहाँ से दूसरी जगह हो जाएगा, और यहाँ पे क्या, ठंडी हवा हो जाएगी, ठीक है। इस
विधि को क्या बोलेंगे? अभिवहन। यहाँ पे ऊर्जा का स्थानांतरण किस तरीके से हो रहा है? कणों का विस्थापन हो रहा है, वायुमंडल की परतें, वायु की परतें यहाँ से यहाँ तक आ रही हैं, तो क्या है? कणों का विस्थापन है। और किस दिशा में हो रहा है? क्षैतिज दिशा में। तो ये इधर हो सकता है या इधर हो सकता है। तो जब क्षैतिज दिशा में ऊष्मा का स्थानांतरण होता है तो उसको क्या बोलेंगे? अभिवहन लेंगे। वायुमंडल के संदर्भ में देखेंगे तो आप बहुत से ऐसे एग्जाम्पल हैं, जो भी हवाएं हैं, जैसे आप अपने नॉर्थ इंडिया में देखते होंगे, लू चल रही है तो लू में क्या होगा? वो हवा चली, ठीक है, जो गर्म प्रदेशों से गर्म हवा है वो हमारे जो भी नॉर्थ इंडियन स्टेट्स हैं वहां पर आती है। वहां पे क्या है? एक बहुत ही हॉट और हॉट कंडीशन या बहुत ही उष्म कंडीशन डेवलप कर देती है। तो उसके बाद देखेंगे आप, आंधी आती होगा, बारिश आती है, तो आप वहां पर क्या नोटिस करेंगे? वहां पर मौसम काफी ठंडा और अच्छा हो जाता है जब बारिश रुकती है। इसी तरीके से सबसे अच्छा इसका उदाहरण है मध्य अक्षांशीय क्षेत्र। मध्य अक्षांशीय क्षेत्रों में, मध्य अक्षांशीय क्षेत्रों में क्या होता है? पछुआ पवन। पछुआ पवन के द्वारा क्या होगा? ठंडी हवा का विस्थापन होगा। और यहाँ पर क्या है? क्योंकि मध्य अक्षांशीय तेज या सॉरी उच्च अक्षांशीय क्षेत्रों में, और जब पछुआ पवन के द्वारा यहाँ की जो ठंडी हवा होगी, क्योंकि पछुआ पवन क्या होगी? जो ठंडी हवा, ठंडी सतह संडे सॉरी ठंडे सतह पे जाएगी, ठंडे प्रदेशों में जाती है, और ये हवा उसके कंपैरिजन में रिलेटिवली गर्म होती है। तो यहाँ पर क्या होगी? गर्म वातावरण का निर्माण करेगी, क्योंकि यहाँ की ठंडी हवा को विस्थापित कर देगी और वहां पर गर्म हवा का स्थानांतरण करेगी, और यहाँ पे क्या होगा? टेम्परेचर में परिवर्तन आपको दिखाई देगा। इसीलिए जो यूरोपीय देश हैं, खास करके तटीय यूरोपीय देश, वहां पे मौसम उतना तीक्ष्ण नहीं होता, या ठंडी उतनी तीक्ष्ण नहीं होती है जैसे आप रशिया में या जो इंटीरियर्स में आप देखेंगे सेम प्रदेश में होने के बावजूद। उसके पीछे कारण क्या है? पछुआ पवन का होना। ठीक है, तो ये इस तरीके की जो विधि है ऊष्मा के स्थानांतरण की, उसको क्या बोलते हैं? अभिवहन। तो यहाँ पर भी सिंपल है कि कणों का विस्थापन हो रहा है, बट इसमें जो कणों का विस्थापन है वो किस फॉर्म में हो रहा है? वो क्षैतिज दिशा में हो रहा है। सिंपल टर्म में आपने समझ लिया। अब इसी से एक जुड़ा हुआ छोटा टॉपिक है जिसको हमको समझ लेना चाहिए। क्या है कि तरंग और विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम। तो पहले हम छोटा सा पॉइंट तरंग को समझ लें, जो कि हमने पहले ही समझ लिया है। तरंग में क्या हमको नोटिस करना है? पहली, कणों की अनुपस्थिति, कणों की अनुपस्थिति में। दूसरा क्या है? कणों के दोलन के कारण ऊर्जा का स्थानांतरण। ठीक है, तो कर्ण क्या है? कर्ण से दो चीजें होती हैं, इसमें कणों का अनुपस्थिति होगी और उसमें ऊर्जा का स्थानांतरण क्या किस तरीके से होगा? कणों के दोलन के कारण। कणों का जो दोलन है, इसकी वजह से क्या होगा? ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। अब एक तरंग कैसे बनती है अगर आप देखेंगे तो एक तरंग का जो स्वरूप होगा, जनरली हमने, अगर आपने फिजिक्स की बुक्स देखी होंगी, उसमें आपको इस तरीके से दिखाई देगा। एक तरंग है, ऐसे जा रही है, ऊपर फिर नीचे, फिर ऊपर फिर नीचे। तो इसमें आप दो चीजें नोटिस करनी होती है। एक होता है ये आयाम, इसको हिंदी में बोलते हैं आयाम। इसी को क्या बोलेंगे? एम्पलीट्यूड। ये जितना ही ऊंचा होगा या जितनी इसकी हाइट ज्यादा होगी, तरंग की तरंग दैर्घ्य उतनी कम होगी, क्योंकि उतनी तेजी से ऊपर नीचे जा रही है। ठीक है, जितना ही छोटा होता जाएगा इसकी तरंग बढ़ती जाएगी। और दो जो ये माउंट हैं या जो ये आपको दिखा दे रहे हैं, इनके बीच की जो दूरी होती है उसको क्या बोलते हैं? तरंग दैर्घ्य। इसी को क्या बोलेंगे? वेव लेंथ। ठीक है ना। अब इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है तरंग में। एक तो आपने समझ लिया आयाम होता है, दूसरी होती है तरंग दैर्घ्य। अब इसी में एक चीज होती है आवृत्ति। आवृत्ति, आवृत्ति, आवृत्ति कैसी होगी? हमेशा वेवलेंथ के तरंग दैर्घ्य। आवृत्ति को बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी की क्या होगी? विकृतता, नहीं सॉरी, विकृतमानुपाती होगी तरंग दैर्घ्य। ठीक है, इसी को इंग्लिश में लिखते हैं
क्योंकि फ्रीक्वेंसी को हम एफ से दिखाते हैं और तरंग दैर्ध्य को हम लैम्डा से दिखाते हैं। ठीक है, ये समझ में आ गया, एक ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। दूसरी चीज है, जितनी ज्यादा आवृत्ति होगी उस तरंग की उतनी ही ज्यादा प्रतिभेदन क्षमता भी होगी। ठीक है, प्रतिभेदन क्षमता को क्या बोलेंगे? पेनिट्रेशन पावर। पेनिट्रेशन पावर। तो आपको तीन चीज समझ में, आयाम, आयाम जितना ज्यादा होगा तरंग दैर्ध्य उतनी छोटी हो सकती है। दूसरा टर्म है तरंग दैर्ध्य, तीसरा टर्म है आवृत्ति, और चौथा टर्म नहीं है, बेसिकली किसी भी तरंग की या किसी भी जो वेवलेंथ है, सॉरी, किसी भी वेव्स की एक प्रतिभेदन क्षमता होती है, उसको डिटरमाइन करती है कि प्रतिभेदन क्षमता किस तरह की कितनी होगी। उसको कौन डिटरमाइन करता है? उसकी आवृत्ति डिमांड करती है। आवृत्ति क्या होगी? हमेशा तरंग दैर्ध्य के व्युत्क्रमानुपाती होगी। तरंग दैर्ध्य ज्यादा होगी तो आवृत्ति कम हो जाएगी। अब ठीक है, तरंग दैर्ध्य छोटी होगी तो क्या होगी? आवृत्ति बढ़ जाएगी। और जितनी ज्यादा आवृत्ति होगी उतनी ज्यादा क्या होगी? प्रतिभेदन क्षमता होगी। तो इसी से टॉपिक जुड़ा हुआ है जिसको कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। इसको एक बार देख लेते हैं, समझ लेते हैं थोड़ा सा। इलेक्ट्रो मैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम क्या होता है? अरेंजमेंट। अरेंजमेंट किस तरीके से किया गया है, मतलब किसी भी चीज को ऑर्डर में लगाना। ठीक है, मैनर्ड वे में लगाना, ऑर्डर में लगाना या मैनर में लगाना, इस मैनर में लगाया गया है। इसी को क्या बोलेंगे? क्रमबद्धता। ताकि उनके बीच में क्या है? एक सामंजस्य बना रहे। और किसके ऊपर डिपेंड करेगा ये? उसकी फ्रीक्वेंसी के ऊपर, और दूसरी क्या रहेगी? उसकी तरंग दैर्ध्य के ऊपर। तो अगर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम देखें, हमारे जो हमको हमारे सन से जो हमको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम मिलता है या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स मिलती है, उसका स्पेक्ट्रम क्या होता है, तो आप देखेंगे तो आपको इसमें कई तरीके की वेव्स दिखाई देंगी। तो हम पहली वेव्स इसमें कौन सी होगी? पहली गामा वेव्स। दूसरी कौन सी होगी? एक्स रेज। तीसरी कौन सी होगी? यूवी रेज। यूवी को क्या बोलते हैं? अल्ट्रावायलेट या पराबैंगनी किरणें। चौथी कौन सी होंगी? विजिबल, जो हमको प्रकाश में दिखाई देती है, जिसकी वजह से हम देख पाते हैं। विजुअल रेज, विजुअल का मतलब ये है कि हमको दिखाई देती हैं। चौथी क्या होंगी? इसी में क्या विजुअल रेज में क्या बनेगा? विवगोर, जो उसमें हमको दिखाई देता है, जो हमको दिखाई देती है। पांचवी कौन सी होंगी? इंफ्रारेड रेड रेज। ये क्या है? हीट वाली रेज है। छठी कौन सी होती है? माइक्रोवेव, माइक्रोवेव्स। ये क्या है? कम्युनिकेशन में काम करती हैं, कम्युनिकेशन। और लास्ट कौन सी है? रेडियो वेव्स। तो बहुत आसानी से ये भी क्या है? कम्युनिकेशन में ही काम करती हैं। ठीक है ना? इतना समझ आ गया? ये क्या है? एक स्पेक्ट्रम है। ठीक। अब इस स्पेक्ट्रम में आप एक चीज देखेंगे, इसमें दो चीजें जो मैंने आपको बताई हैं, एक फ्रीक्वेंसी, दूसरी वेवलेंथ। इसी पर डिपेंड करती है ये स्पेक्ट्रम, किसी ना कहीं इसी के बेस पे बना हुआ है। तो अगर आप गामा रेस से जाएंगे और आप इसको सीधे अगर रेडियो वेव की तरफ जाएंगे, तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी? कम होती जाएगी। इसकी फ्रीक्वेंसी कम होती जाएगी, इसका मतलब क्या है? इसकी तरंग दैर्ध्य भी बढ़ती जाएगी। ठीक है ना? तो फ्रीक्वेंसी कम हो रही है, इसका मतलब इनका एम्पलीट्यूड कम होता जा रहा है और इनकी तरंग दैर्ध्य बढ़ती जा रही है। जैसे जैसे इनकी तरंग दैर्ध्य बढ़ेगी, फ्रीक्वेंसी कम होगी, तो इनकी क्या होगी? पेनिट्रेशन जो पावर है वो भी क्या हो जाएगी? पेनिट्रेशन पावर या पेनिट्रेशन क्षमता भी कम होती जाएगी। सही भाई? तो अगर क्वेश्चन आएगा तो सबसे ज्यादा पेनिट्रेशन पावर किसकी होगी? गामा रेस की। सबसे कम किसकी होगी? रेडियो वेव्स की। सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी होगी? गामा रेस की। सबसे कम किसकी होगी? रेडियो वेव्स की। ठीक है। अब देखिए, अब इसमें एक और कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा कि सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसकी होगी? रेडियो वेव्स की। सबसे छोटी वेवलेंथ किसकी होगी? गामा वेव्स की। तो इसको क्या बोल सकते हैं? शॉर्ट वेव रेडिएशन। तो ये कैसी रेज हो जाएंगी?
इस साइड की जो जितना आप गामा रेस की तरफ जाएंगे उतनी ही शॉर्ट वेव रेडिएशन होगा, और जितना आप गामा रेस से दूर जाते जाएंगे उधर कितना होता जाएगा, उधर की जो रेडिएशन होगा लॉन्ग वेव रेडिएशन होगा। और सबसे ज्यादा लॉन्ग वेव रेडिएशन कहाँ पर होगा, लॉन्ग वेव रेडिएशन रेडियो वेव्स में, माइक्रोवेव्स में दिखाई देगा। इसीलिए आप जब पढ़ेंगे तो इंफ्रारेड कैसी होती है, लॉन्ग वेव रेडिएशन हम किया था, इसी से क्या होता है GHG, ग्रीन सॉरी हरित ग्रह प्रभाव हो, या हमको ग्रीन हाउस गैसेस का इम्पैक्ट हमको किस पे दिखाया जाता है, इंफ्रारेड रेड रेस के ऊपर या वेव्स के ऊपर। क्यों, क्योंकि ये इनकी जो वेवलेंथ है ज्यादा है, इसलिए क्या है लॉन्ग वेव रेडिएशन में आती है, इसीलिए क्या होंगी ग्रीन हाउस गैसें इनको ट्रैप कर लेती हैं। अब ये टॉपिक हम आगे डिस्कस करेंगे। फिलहाल अभी हमने एक टॉपिक समझ लिया है कि ट्रांसफर क्या होगा, ट्रांसफर के कॉन्सेप्ट क्या है, तो हमको एक हीट के ट्रांसफर की आइडिया समझ में आ गया। विकिरण, विकिरण सिंपल से एक बार हम इसको समअप कर लेते हैं। विकिरण में क्या होगा, सिंपल है, ऊष्मा का स्थानांतरण कणों के विस्थापन की अनुपस्थिति में होता है। किसके माध्यम से होगा, विद्युत चुंबकीय तरंगों या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के फॉर्म में होता है, तो उसे क्या कहेंगे विकिरण कहेंगे। विकिरण क्या, विकिरण ठीक है। इसी में क्या मैं बताया आपको, तरंग क्या होती है। तरंग में दो बातें आपको नोटिस करनी है, तरंग में कणों का विस्थापन की अनुपस्थिति होगी, ठीक है, और इसमें ऊर्जा का स्थानांतरण क्या होगा, कणों में दोलन के कारण होगा। तो एक कौन सा समझ में आ गया। इसी में मैंने आगे आपको बताया कि सूर्य हमारी सारी ऊर्जा का स्रोत है। सूर्य में ऊर्जा का निर्माण किस तरीके से होता है, न्यूक्लियर फ्यूजन होता है। न्यूक्लियर फ्यूजन कैसे होता है, जब दो छोटे परमाणु आपस में मिलकर के बड़ा परमाणु बनाते हैं, इसी प्रकार में एक ऊर्जा का निष्कर्षण होता है। यही ऊर्जा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के फॉर्म में पृथ्वी तक पहुंचती है, इसे क्या कहते हैं, रेडिएशन कहते हैं, ठीक। और ये जो ऊर्जा सीधे सोर्स से बन करके निकल रही है या सोर्स से निर्मित होकर निकल रही है, इसलिए इसका जो फॉर्म होगा क्या होगा, शॉर्ट वेव रेडिएशन होगा। दूसरी बात हमने दूसरा जो विधि बताई आपको, चालन की बताई। चालन क्या होता है, कंडक्शन। कंडक्शन में भी क्या रहेगा, समानता एक रहेगी विकिरण के साथ, कि इसमें भी कणों का विस्थापन की अनुपस्थित होगी, परंतु इसमें क्या होगा, कणों की संपर्क विधि के द्वारा क्या होगा, स्थानांतरण होगा। और इसमें आपको लोहे की छड़ का मैंने उदाहरण दिया है। वायुमंडल में मैंने आपको बताया कि पृथ्वी के सतह के पास में, जो पृथ्वी के निकट की सतह होगी, वहां पर जो ऊर्जा का स्थानांतरण होगा या ऊष्मा का स्थानांतरण होगा, ठीक है, वो चालन के माध्यम से होगा, अर्थात संपर्क विधि के माध्यम से होगा। तीसरा जो मैंने आपको टॉपिक डिस्कस किया है वो है कन्वेक्शन या समन। यहाँ पर कणों का विस्थापन तो होगा, परंतु कैसे होगा, उस ऊर्ध्वाधर दिशा में। जब कणों का विस्थापन ऊपर से नीचे या नीचे से होगा, मतलब वर्टिकल डायरेक्शन में होगा या ऊर्ध्वाधर दिशा में होगा, और इसके द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण होगा, तो उसको क्या कहेंगे, सामन कहेंगे। इसका सबसे कॉमन एग्जांपल आप अपने घर पर दे सकते हैं। जब सर्दी में पानी गर्म करते होंगे तो बुलबुले नीचे से ऊपर की तरफ आते हैं, और ऊपर से नीचे की तरफ जो पानी जाता है, ठीक है, इसमें क्या हो, ऊष्मा का स्थानांतरण जो है ऊर्ध्वाधर दिशा में हो रहा है, ऊपर से नीचे की तरफ हो रहा है या वर्टिकल डायरेक्शन में हो रहा है, ठीक है। इसी का वायुमंडल में हम देखेंगे तो विषुवत क्षेत्रों में जो वर्षा होती है उसे संवहनी वर्षा कहते हैं। क्यों कहते हैं संवहनी वर्षा, क्योंकि उसमें संवहन के द्वारा या कन्वेक्शन के द्वारा ऊर्जा का स्थानांतरण, ठीक, समुद्र तल से वायुमंडल में, वायुमंडल से समुद्र तल की ओर होता है। और चौथा जो फॉर्म है, लास्ट फॉर्म है जो इंपॉर्टेंट हमारे वायुमंडल को समझने के लिए, वो है एडवेक्शन। एडवेक्शन में भी क्या होगा, सिंपल है, कणों का विस्थापन होगा, परंतु किस दिशा में होगा, क्षैतिज तल में या हॉरिजॉन्टल तल में ऊष्मा का स्थानांतरण होता है। इसमें कैसे सॉरी इसी को क्या कहेंगे, अभिवहन कहेंगे। सिंपल, मैंने आपको एग्जांपल आपके समझने के लिए दिया कि आपने कूलर लगाया है गर्मियों में अपने घर पर, कूलर, तो जब आप कूलर ऑन करेंगे तो जहां आपको गर्मी लग रही होगी, कूलर क्या करेगा, ठंडी हवा आप तक पहुंचाएगा, तो ठंडी हवा की परतें आप तक आएंगी और क्या होंगी, गर्म हवा की परतें विस्थापित हो जाएंगी। तो वहां पे गर्म जो कणों का विस्थापन, गर्म कणों का जो विस्थापन था वो हो गया ठंडी कणों के द्वारा, ठीक है। तो इसमें क्या ऊर्जा, ऊष्मा का स्थानांतरण तो हुआ कणों के विस्थापन के द्वारा, परंतु किस दिशा में, क्षैतिज दिशा में। वायुमंडल में बहुत से एग्जांपल आपको मिल जाएंगे, परंतु एक बहुत ही महत्वपूर्ण एग्जांपल है उच्च क्षारीय क्षेत्रों में पछुआ पवन के द्वारा, ठीक है ना। और बहुत से एग्जांपल आप अभी पढ़ेंगे, जैसे आप इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे जाकर के, तापी विलोमता। तो तापी विलोमता में एडवेक्शन विलोमता भी एक टॉपिक आएगा। तो तापी विलोमता में एडवेक्शन के द्वारा किस तरीके से आप जो है उस ताप में परिवर्तन देखते हैं, तो वहां पर ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक हो जाता है एडवेक्शन का। तो एडवेक्शन आपको समझ में आ गया कि किस तरीके से एडवेक्शन ऊष्मा का स्थानांतरण एक स्थान से दूसरे स्थान तक करता है। दूसरा मैंने आपको टॉपिक बताना था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या होता है। तो उसी के संबंध में मैंने आपको बताया तरंग क्या होती है। तरंग कणों की अनुपस्थिति में कणों के दोलन के कारण ऊर्जा का स्थानांतरण होगा। इसमें क्या होगा, एक कण होगी, उसमें एक आयाम होगा, आयाम, दो आयामों के बीच में क्या होगा, जो दूरी होगी उसको क्या बोलेंगे, वेवलेंथ बोलेंगे, ठीक है, वेवलेंथ।
और इसके तीसरा जो टर्म है वो उसकी जो तीसरा टर्म है वो है इसकी आवृत्ति। आवृत्ति क्या होगी, हमेशा वेवलेंथ से के व्युत्क्रमानुपाती होती है। ठीक है, जितनी ज्यादा तरंग दैर्ध्य होगी उसकी आवृत्ति उतनी कम होगी। और आवृत्ति क्या होगी, हर एक तरंग की प्रतिभेदन क्षमता को डिटरमाइन करती है, निर्धारित करती है। जितनी ज्यादा आवृत्ति होगी किसी भी तरंग की उतनी ज्यादा प्रतिभेदन क्षमता होगी। उसी में अगला टॉपिक आपको बताया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम क्या होता है, अरेंजमेंट या ऑर्डर या मैनर्ड वे में किस तरीके से उनको अरेंज किया गया है। ठीक है, क्रमबद्धता। क्रमबद्धता किसकी बेस पर, फ्रीक्वेंसी और उसकी तरंग दैर्ध्य के बेस पर। तो जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी उनको पहले, जिसकी सबसे कम तरंग दैर्ध्य, उनको एक साथ रखा गया। उसका जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी कम होती जा रही है और तरंग दैर्ध्य बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे उनको हम क्रम में अरेंज करते जा रहे हैं। तो इसी में सबसे जो ज्यादा फ्रीक्वेंसी है और सबसे कम तरंग दैर्ध्य है जिसकी, ठीक है, आवृत्ति जिसकी सबसे ज्यादा है और तरंग दैर्ध्य सबसे ज्यादा जिस कम है, सबसे ज्यादा सॉरी सबसे कम है जिसकी, वो गामा रे। उसका एक्स रेज, फिर यूवी रेज, फिर विजिबल रेज, फिर इंफ्रारेड, फिर माइक्रोवेव, फिर रेडियो वेव्स। ठीक है, फिर इंफ्रारेड क्या है, हीट जनरेट करती हैं। माइक्रोवेव और रेडियो वेव्स कम्युनिकेशन में काम आती हैं। ठीक, फिर मैंने आपको बताया कि गामा रेज से रेडियो वेव्स की तरफ जाएंगे तो आपको क्या होगा, फ्रीक्वेंसी कम होती जाएगी। फ्रीक्वेंसी कम हो रही है तो इसका मतलब क्या है, उसकी तरंग दैर्ध्य बढ़ रही है। तो फ्रीक्वेंसी कम हो रही है, तरंग दैर्ध्य बढ़ रही है, इसलिए क्या हो रही है, उसकी पेनिट्रेशन पावर कम होती जा रही है। ठीक, साथ में मैंने आपको बताया कि गामा रेस वेव्स की क्या होगी, तरंग दैर्ध्य लोवेस्ट होगी, इसलिए इस साइड के रेडिएशन को क्या बोलेंगे, शॉर्ट वेव रेडिएशन। जब हम रेडियो वेव्स की तरफ जाएंगे तो वहां पर क्या होगा, तरंग दैर्ध्य सबसे ज्यादा होगी, तो उसको क्या बोलेंगे, लॉन्ग वेव रेडिएशन। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आगे के इसके टॉपिक हम अगले टॉपिक में डिस्कस करेंगे, जहां पर हम हीट क्या होती है और ऊर्जा बजट, सॉरी हीट बजट वायुमंडल में किस तरीके से होता है, पृथ्वी का ऊर्जा बजट क्या होता है, इन टॉपिक को डिस्कस करेंगे अगले पार्ट में। थैंक यू फॉर दिस।